सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और आज हम पढ़ेंगे शिशिर ऋतुचर्या और बसंत ऋतुचर्या। तो आपको रसों के बारे में पढ़ाया और रस और ऋतुओं में काफ़ी ज़्यादा संबंध है, तो आपको ऋतु पढ़ा रहा हूँ। तो ऋतुचर्या अध्याय में आपको मैंने हेमंत ऋतुचर्या पढ़ाया। तो हेमंत ऋतु क्यों पढ़ाया मैंने? क्योंकि हेमंत ऋतु जो है इसके बारे में कुछ विशेष कहा गया है और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेमंत ऋतुचर्या। और आज हम पढ़ेंगे शिशिर ऋतुचर्या। तो हेमंत ऋतु यानी कि अर्ली विंटर सीजन रूटीन, और आज पढ़ेंगे शिशिर ऋतु यानी कि विंटर सीजन रूटीन क्या होनी चाहिए। तो अभी हम आपको सारे ऋतुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, एक एक ऋतु के बारे में बता रहे हैं। तो आज मैं आपको जो है शिशिर ऋतु के बारे में बताऊंगा। शिशिर ऋतुचर्या यानी कि विंटर सीजन रूटीन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको हेमंत ऋतु बताया। हेमंत ऋतु में वैसे भी बल अच्छा होता है ना। शिशिर ऋतु में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो शिशिर ऋतु बारे में जो है आज बताएंगे। इससे पहले आपको समझने से पहले आपको क्या समझनी चाहिए, तो ये जो है आपको समझ लेनी चाहिए जो पहले ही हमने बता दिया था। तो अब क्या है शिशिर ऋतु क्या है जी, यहाँ पे देखिए इस चार्ट में देखिएगा शिशिर ऋतु क्या हो रही है। देखिए शिशिर ऋतु कौन से काल में है। दो प्रकार के हमने अयन बताया है, दो प्रकार के काल बताए आयुर्वेद में, है ना। उत्तरायण, उत्तरायण जिसे आप कहते हैं, इसी को अदान काल आयुर्वेद में अदान काल कहा गया है। और आपको दक्षिणायन यानी कि विसर्ग काल। और इसका जो है कौन कौन से ऋतु हैं, कौन कौन से महीने, तो अदान मतलब अग्नि गुण प्रधान। अब यहाँ से शिशिर ऋतु चूंकि हो रहा है तो यहाँ पे अग्नि, अग्नि जो है यहाँ पे क्या है आ रही है ना। यहाँ पे अदान काल है ना। शिशिर ऋतु जो है विंटर सीजन है लेकिन अदान काल है ये। यहाँ से जो है अग्नि गुण प्रधान मतलब ये अदान काल में आता है। इसके बाद बसंत और इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है ना अदान काल के जो सबसे प्रमुख है वो है ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि जेठ आषाढ़ महीने, चैत्र बैसाख मई जून के महीने में ही सबसे ज़्यादा गर्मी। लेकिन जो उत्तरायण है ये शिशिर ऋतु में जो शुरू होता है और यहाँ से जो है धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू होती है। तो इस प्रकार से ये जो ऋतु है शिशिर ऋतु में ये अदान काल का ऋतु है। तो आपको ये समझना है कि भले आप विंटर सीजन है ये, लेकिन अदान काल में आ रहा है। इसका भी अर्थ समझेंगे धीरे धीरे, है ना। क्यों यहाँ पे रखा गया अदान काल में, क्योंकि विंटर सीजन तो क्या है कि यहाँ पे रहना चाहिए विसर्ग काल में, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे विंटर सीजन को जो है देखिए अदान काल में रखा गया है। अदान मतलब अग्नि गुण प्रधान, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं आज हम विंटर सीजन के बारे में बताने वाले हैं। और आपको जो है इससे पहले हेमंत ऋतु बता दिया, आज हम पढ़ेंगे विंटर सीजन, है ना, रूटीन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको जो है हेमंत ऋतुचर्या आनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो है पढ़ने से पहले, क्योंकि यदि आप विंटर अर्ली विंटर आपको नहीं पता तो विंटर में कैसे आप प्रवेश कर सकते हैं या फिर इसके बारे में कैसे जो है ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते, समझ पाएंगे। तो चलिए कोई भी साथी पहले पढ़िए शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर ऋतु यानी कि अदान काल, ठीक है। अदान काल का ये प्रारंभ है, ठीक है। ये लास्ट नहीं है, प्रारंभ है, ठीक है। इसलिए क्या है कि प्रारंभ होने से ये अच्छा है ना। प्रारंभ होने से क्या है बल अच्छा है जी, देख सकते हैं, ठीक है। श्रेष्ठ बल बताया गया है, ठीक है। तो जो विसर्ग काल का जो अंतिम ऋतु है वो हेमंत ऋतु है। तो विसर्ग काल का अंतिम और अदान काल का पहला ऋतु, ये दोनों श्रेष्ठ बल देखिए इस प्रकार से बताया गया ना। शिशिर ऋतु का जो है ना, शिशिर ऋतु अदान काल का पहला ऋतु शिशिर ऋतु, नीचे देखेंगे। और यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ बल, ये यहाँ पे देखेंगे विसर्ग काल, विसर्ग काल का अंतिम ऋतु हेमंत ऋतु, इसका देखिए अंत, है ना, श्रेष्ठ बल। तो ये अदान काल का पहला महीना पहला ऋतु और विसर्ग काल का अंतिम ऋतु श्रेष्ठ बल। तो शिशिर ऋतु में भी श्रेष्ठ बल है, ठीक है। तो और यह क्या है जी शिशिर ऋतु, तो यह जो है अदान काल का आरंभ है, अदान काल का आरंभ ऋतु इसे माना जाता है। चलिए कोई भी साथी पढ़िए शिशिर ऋतुचर्या।
पढ़ें। शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर माघ फाल्गुन आदान काल का प्रारंभ। श्रेष्ठ बल। ऋतु में भी विशेष रूप से यही हेमंत ऋतु की ही विधि का सेवन करना चाहिए। आहार विहार का, क्योंकि इस काल में भी शीत कोल्ड की होती है और आदान काल होने के कारण इसकी रुक्षता भी रहती है। विमर्श। हेमंत और शिशिर दोनों ही समान होते हैं, किंतु शिशिर में कुछ विशेषता होती है। आदान उत्तरायण काल होने से शिशिर में रुक्षता आ जाती है और मेघ वायु तथा वर्षा के कारण विशेष ठंडक पड़ने लगती है। इसलिए इस समय भी वात रहित तथा उष्ण गृह में रहना चाहिए। हेमंत में विसर्ग काल के कारण स्निग्धता रहती है। शिशिर में आदान काल के कारण रुक्षता बढ़ जाती है। ठीक है जी, बस इतना ही। तो जो हेमंत ऋतु है और शिशिर ऋतु है, यहाँ पे लिखा है दोनों ही सामान्यता समान होते हैं, कॉमन है ये दोनों, किंतु शिशिर ऋतु में कुछ विशेषता होती है। शिशिर ऋतु यानी कि विंटर सीजन में कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता है? तो जो शिशिर ऋतु है, आदान काल होने से शिशिर में रुक्षता आ जाती है, रुक्षता, इसलिए ड्राइनेस देखते होंगे विंटर सीजन में। आपके स्किन पे आपके होंठ फटते होंगे और भी पैर के तलवे और आपके जो है डैंड्रफ वगैरह बढ़ जाते हैं। स्किन वगैरह में बहुत ज़्यादा रुक्षता आती है। क्यों आती है ना? जबकि जो है अर्ली विंटर में नहीं आते हैं, विंटर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अग्निगुण प्रधान अब शुरू हो गया है। तो आपको अर्ली विंटर में आपको स्किन में ड्राइनेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन विंटर में देखने को मिलता है, क्योंकि ये अग्निगुण प्रधान। और क्यों हो जाती है? तो यहाँ पे उत्तर ये है कि आदान काल यानी कि अग्निगुण प्रधान होने के कारण शिशिर में रुक्षता आ जाती है और मेघ वायु और वर्षा के कारण विशेष ठंडक पड़ने लग जाती है। वायु के कारण, वर्षा तो वैसे नहीं होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ता है और जो कोहरे पड़ते हैं, इसको ठंडा तो पड़ती है। इसलिए इस समय भी वात रहित उष्ण गृह में रहना चाहिए। और हेमंत ऋतु में विसर्ग काल होने के कारण संदिग्धता है वहाँ पे। हेमंत ऋतु जो है, जो इससे पहले ऋतु है, अर्ली विंटर जो है, ये क्या है जी? विसर्ग काल है। देखिए, जो हेमंत ऋतु यानी कि अर्ली विंटर जो है, ये हेमंत ऋतु, ये क्या है? तो यह जो है विसर्ग काल है। तो विसर्ग काल जल गुण प्रधान आप समझिए, ठीक है। जैसे ये कहाँ से शुरू हो जाती है? तो वर्षा से शुरू हो जाती है, शरद और हेमंत। और इसमें भी श्रेष्ठ बल है, सबसे ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठ बल रहता है। तो विसर्ग काल का जो ये अंतिम महीना है, तो इस कारण से यहाँ पे जल होने कारण सनिग्धता है। लेकिन अब यहाँ से जो शुरू होगी शिशिर ऋतु, तो शिशिर ऋतु क्या है कि अग्निगुण प्रधान होने के कारण जो है इस ऋतु में जो है आदान काल में आता है ये। और ये जो है अग्निगुण प्रधान होने के कारण क्या है कि रुक्षता बन जाती है ना। और आदान काल होने के कारण उसकी रुक्षता भी बन जाती है। ठंडा रहता है, क्योंकि इस काल में शीत ठंडा होती है, लेकिन रुक्षता बन जाती है ना। रुक्षता अंदर ही अंदर जो है आपको ड्राइनेस उत्पन्न होता है। तो ये क्यों होता है? तो हेमंत में विसर्ग काल है और यह जो है आदान काल है। तो विसर्ग काल होने के कारण स्निग्धता और आदान काल होने के कारण रुक्षता, ये हमेशा ध्यान रखना है जी। आदान में रुक्षता होगी। आदान में रुक्षता क्यों? क्योंकि अग्निगुण प्रधान। और विसर्ग काल में स्निग्धता, क्योंकि जल गुण प्रधान। ठीक है, तो ये कारण है। तो शिशिर ऋतुचर्या में ये है। और एक बात बताई गई है कि शिशिर ऋतु के बारे में जो बताया गया है कि हेमंत ऋतु में कही गई सभी विधियों का पालन करना है। कि हेमंत ऋतु में जो खाने के लिए कहा गया है, जो आहार विहार बताया गया हेमंत ऋतु में, अर्ली विंटर में, वही जो है इस ऋतु में प्रयोग करना, विधियों का विशेष सेवन करना है, बस, है ना। विशेषता यह है कि इस ऋतु में हेमंत की अपेक्षा शीत अधिक पड़ जाती है, क्योंकि इस ऋतु में आदान काल का प्रारंभ हो जाता है और इस कारण से इसमें रुक्षता आने लगती है। शीत पड़ती है लेकिन रुक्षता आने लग जाती है शरीर में। इसलिए देखते होंगे आपके शरीर में सबसे ज़्यादा रुक्षता, कहेंगे ठंड का सीजन है, लेकिन रुक्षता कहाँ से आ रहा है? तो आदान काल जो है ये प्रारंभ हो रहा है। तो इस कारण से जो है ऋतु परिवर्तन हो जाती है ना। हेमंत से जो है आप आ जाते हैं शिशिर ऋतु में।
है ना। तो ये जो है रुक्षता आती है इसमें, इस समय ज़्यादा रुक्षता होने का कारण यही है ना, क्योंकि ये अदान काल है। तो उसकी शांति के लिए अभ्यंग का सेवन करना चाहिए। और वैसे तो अभ्यंगम आचर्य नित्यम, प्रतिदिन करना है, लेकिन इस ऋतु में विशेष रूप से करना है क्योंकि रुक्षता आने लग जाती है इस कारण से। तो अदान काल में प्रारंभ होने के कारण जो रुक्षता आती है इस शिशिर ऋतु में, विंटर सीजन में, उसके शांति के लिए अभ्यंग और संदिग्ध आहारों का सेवन तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब बढ़ाना है, इसलिए विंटर सीजन में लेना चाहिए। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि शिशिर ऋतु चर्या, है ना। शिशिर ऋतु चर्या में क्या है, तो अभ्यंग और संदिग्ध। अभ्यंग स्वेदन आप ऐसा समझ लीजिए, अभ्यंग यानी कि घी तेल का विशेष प्रयोग करें, ऐसा बताया गया है जी, ठीक है। तो इसमें विशेष रूप से सामान्यतः आपको क्या परहेज करना चाहिए, ये बात आपको, है ना, पता होनी चाहिए। शिशिर ऋतु में निषिद्ध आहार, ये पढ़िए। शिशिर ऋतु में निषेध आहार। शिशिर ऋतु में कटु, चटपटे, सौंठ, काली मिर्च अथवा लाल मिर्च, पिपली मिश्रित, तिक्त, करेला आदि तथा कसेले, वातकारक, लघु सत्तू आदि तथा शीतल शरबत आदि अन्य पानों का प्रयोग ना करें। शेष हेमंत ऋतु के अनुसार ही विधि निषेध का ध्यान रखें। तो जो हेमंत ऋतु में जो प्रयोग होता है वही शिशिर ऋतु में प्रयोग करना है, लेकिन कुछ निषिद्ध आहार बताया गया है। कहा गया है इस ऋतु में कटु, सौंठ, काली मिर्च, पीपली। सौंठ तो फिर भी चलेगा, लेकिन काली मिर्च नहीं चलेगा। लाल मिर्च या पीपली मिश्रित ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चलेगा। तिक्त भी चीज़ें और कसेले, माने कि तिक्त कटु कसाय रस की बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लघु चीज़ें, हल्की चीज़ें और शीतल चीज़ें, ठंडी चीज़ें, अन्न पान का प्रयोग ना करें, ये बिल्कुल ना प्रयोग करें। तो इसमें मुख्य रूप से क्या करना है, तिक्त कटु कसाय रस जितने भी चीज़ें हैं बंद कर देने हैं। अब बिल्कुल बंद कर देने हैं ये नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि पहले भी तो मैंने बताया है ना, नित्यम षड रसाभ्यासो, प्रतिदिन खाना अच्छा रस, लेकिन उसी अपने जन्म प्रकृति या फिर वर्तमान में विकृति के अनुसार खाना है, ठीक है, नित्यम। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि प्रतिदिन, मतलब ये नहीं होगा कि शिशिर ऋतु है तो इसमें तिक्त कटु कसाय रस बिल्कुल नहीं खाना है। अगर नहीं खाएंगे तिक्त कटु कसाय रस तो फिर क्या होगा, फिर अग्नि नहीं रहेगी आपके शरीर में, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि कटु मतलब अग्नि, लबन मतलब अग्नि, है ना। तो अग्नि गुण प्रधान तो उसने लेना पड़ेगा, अम्ल मतलब अग्नि। तो ऐसा नहीं है कि तिक्त कटु कसाय बिल्कुल नहीं खाना है, खाना है, और इसकी मात्रा कम रखना है इस ऋतु में। और अगर क्या है कि कोई रोग विशेष है तब तो रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि जिनकी जन्म प्रकृति कफ की है, वर्तमान में विकृति कफ की है, तो उनको ये सब मतलब क्या है कि सौंठ कटु कसाय रस ही तो देना पड़ेगा, है ना। आपको ये नहीं ऋतुचर्या का पालन करना है, ऋतुचर्या का ये नियम नहीं पालन करना है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन ऐसा ही आपको समझना है कि मान लीजिए कि कोई कफज रोगी है, तो इसको क्या मधुर रस ही सबसे ज़्यादा खिलाएंगे? नहीं है, इसको नहीं खिलाएंगे, उसको तो बस उसको कम ही चलाना है। ये दिनचर्या ऋतुचर्या आम आदमी के लिए है, या फिर कहीं स्वस्थ व्यक्ति के लिए जिनको कोई शरीर में तकलीफ नहीं है। अगर किसी को शरीर में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको जो है क्या करवाना है, मान लीजिए कि कोई कफज व्यक्ति है तो उसके शरीर में वातावरण में चल रहा है, वातावरण में क्या चल रहा है, मतलब वातावरण में मान के चलिए कि चल रहा है अभी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, लेकिन शरीर कफज का है, तो उसके शरीर में नहीं चल रहा है ग्रीष्म ऋतु, उसके शरीर में कुछ अलग चल रहा है, कफज ऋतु चल रहा है। तो शरीर में भी देखना पड़ेगा कौन सा ऋतु चल रहा है ना। मान लीजिए कि अभी मान लीजिए विंटर सीजन है, लेकिन कोई वातज है ना, तो वातावरण में चल रहा है विंटर सीजन, पर उसके शरीर में ग्रीष्म ऋतु चल रहा है ना। मतलब रोग जो लगे हैं, विकृति की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे चल रहा है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि रोगी के शरीर में कौन सा सीजन चल रहा है ना। तो मान लीजिए किसी का जो है पित्त है, तो पित्त प्रकृति वाले, है ना, तो अभी मान लीजिए कि बसंत ऋतु चल रहा है, तो फिर अभी बसंत चल रहा है,
या फिर आगे ग्रीष्म चलेगा। लेकिन कोई अगर पित्तज है, उस पित्तज रोग है, तो उसके शरीर में पित्त यानी कि शरद ऋतु चल रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो शरीर में भी देखना पड़ेगा कि उसके शरीर में वर्तमान ऋतु कौन सी चल रही है, उसी के अनुसार। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिसको किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है, छोटी मोटी तो दिक्कतें रहती हैं, लेकिन कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है ना, क्रोनिक समस्या नहीं है कुछ भी ऐसा जो मतलब दवाई लेना पड़ रहा हो ऐसा कुछ, तो इनको जो है क्या है कि ये ऋतु पालन करने चाहिए। बाकी जिन्हें किसी प्रकार की दवाई लेनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है ना, तो उनको जो है ये वाला जो है ऋतुचर्या का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और अपने डॉक्टर वैद्य के अनुसार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शिष्य ऋतु, तो शिष्य ऋतु में कटु तिक्त कषाय नहीं खाना है। पर किसको नहीं खाना है? तो आम आदमी के लिए मना किया गया। लेकिन जो बीमार हैं, जो व्यक्ति बीमार हैं, तो उनको तो देना पड़ेगा। जिनको कफत समस्या चल रही है उनको तो देना पड़ेगा, है ना, उनको देना पड़ेगा। जिनको कफ की समस्या है, पृथ्वी और जल महाभूत बढ़ गया है, तो उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उत्तम है, वो तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है। तो शिष्य ऋतु में आम व्यक्ति के लिए ये है स्वस्थ व्यक्ति के लिए कि तिक्त कटु कषाय रस नहीं खाने। इसमें काली मिर्च और लाल मिर्च और पीपली आदि जो भी तिक्त कटु कषाय रस में आता है ये नहीं खाने, मतलब अधिक नहीं खाने हैं। इसकी मात्रा कम करना है कि बस काम चले, थोड़ी सी मात्रा में सेवन करना है। ठीक है। तो और बाकी जो मधुर अम्ल लवण बताया था हेमंत ऋतु में, वो अधिक सेवन करना है, जो इस ऋतु में भी सेवन करना है। तो शिष्य ऋतु में जो है दिनचर्या क्या होनी चाहिए, जो हेमंत ऋतुचर्या है। तो हेमंत ऋतुचर्या क्या है, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो कुछ साथी नहीं ले पाए थे क्लास, तो आज देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया जी शिष्य ऋतुचर्या, बहुत ही संक्षेप में भागवत ऋषि और सभी शास्त्रों में बताए गए हैं, है ना। चरक संहिता में भी बहुत संक्षेप में बताया गया है। इसमें बस ये बताया गया है कि हेमंत ऋतुचर्या का ही पालन कर लिया जाए। इसमें बाकी परहेज बता दिया उन्होंने, तिक्त कटु कषाय रस का सेवन कम करना है ना। ठीक है। तो ये है। तो अब जानेंगे बसंत ऋतुचर्या, स्प्रिंग सीजन रूटीन, बसंत ऋतुचर्या। तो ये जो है इसके बारे में विस्तार से आपको जो है यहाँ पे मिलेगा वर्णन बसंत ऋतु के बारे में, क्योंकि बसंत ऋतु जो है अब क्या है, ये सबसे पहले देखना है कौन से काल हैं। तो शिष्य ऋतु ही अदान काल था, तो बसंत ऋतु भी अदान काल, और बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु। तो 3 ऋतुएं अदान काल अग्निगुण प्रधान, और 3 ऋतुएं विसर्ग काल यानी कि जल महाभूत प्रधान। तो चलिए, तो यहाँ पर भी रुक्षता बनेगी, है ना। और किस प्रकार के बनेगी, क्योंकि शुरू तो हो गई थी वहीं पे, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष जो वर्णन रहेगा बसंत ऋतु में। ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं, है ना। बसंत ऋतुचर्या, तो शिष्य ऋतु में शीत की अधिकता के कारण कफ क्या होता है, कफ दोष का संचय हो जाता है। तो बसंत ऋतु में शिष्य ऋतु में संचय होता है। तो जैसा कि हमने ऋतु के अनुसार दोषों का हमने क्या जाना था, तो ऋतु के अनुसार दोषों का संचय समान प्रकोप, आपको यही बताया था मैंने। तो देखेंगे यहाँ पे, तो कफ ये जो देख रहे हैं, कफ यानी कि ये देखेंगे हेमंत ऋतु और शिष्य ऋतु में संचय हो रहा है। यहाँ पे हेमंत है, बाकी शिष्य ऋतु में भी संचय होता है। हेमंत शिष्य विशेष रूप से संचय होता है ना शिष्य ऋतु में। तो शिष्य ऋतु में संचय हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि शीत गुण बढ़ने के कारण, है ना, शीत बढ़ गया, तो संचय हो रहा है यहाँ पे। तो शिष्य ऋतु में शीत की अधिकता के कारण कफ दोष का यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत का संचय हो रहा है। कफ दोष का संचय इसे कहेंगे। तो देखिए, दोष मतलब आपको ये समझना है, दोष मतलब क्या मैंने बताया है। मान लीजिए कि आपने घी खाया, लेकिन घी आपने गर्म दूध के साथ लिया, या गर्म रोटी के साथ लिया, या गर्म पानी के साथ में लिया, या कुछ भी गर्मा गर्म पूड़ी खाया, पराठे खाए, तो वो संचय नहीं होगा। ये दोष नहीं है, कफ दोष नहीं बनेगा। तब कफ दोष तब बनेगा जब आपने गुड़ खाया, मिश्री खाया, या घी खाया, और घी वाली हलवा खाया, या घी से बनी हुई मिठाइयाँ खाई, या घी के बने हुए गाजर का हलवा खाए, किसी प्रकार के हलवा, मिठाई, कुछ भी ऐसा घी में बना है, रोटी खाएं, है ना, दूध पिए, दूध में घी डाला, ठंडा था, पानी पिए, पानी में घी डालें, जो भी है, मतलब घी और तेल आपने खाया, लेकिन वो ठंडा था, तभी वो संचय होगा। क्योंकि कंसेप्ट क्या है, सिद्धांत क्या दिया है कि कफ दोष का संचय का कारण क्या है जी, तो कफ दोष का संचय कारण है स्निग्ध और ठंडा।
सन्निग्ध और गर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। सन्निग्धता के साथ में यदि गर्म मिल जाए तो बिल्कुल कफ संचय नहीं होगा। गड़बड़ी कब होता है? जब आप घी तेल खाते हैं और पानी पीते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ खास करके पुआ खाते हैं, पकवान खाते हैं जो तेल में बना रहता है ना, तो क्या होता है, या भी घी तेल के बना हुआ कुछ भी चीज़ है, कहते हैं पानी ना पियो ज़्यादा, है ना। और इससे क्या होता है, इससे कफ दोष विकृत हो जाता है, वो चीज़ें पच नहीं पाता है, तो इसलिए कफ दोष इसको कहेंगे संचय होता है। तो कफ दोष के संचय में कंडीशन क्या अप्लाई होता है कि सन्निग्ध तो होगा, रुक्ष होगा तो नहीं, रुक्ष होगा तो नहीं, सन्निग्धता होनी चाहिए, चिकनाई होनी चाहिए और वो ठंडा होने चाहिए, तभी दोष में परिवर्तित होगा। और यदि सन्निग्धता के साथ में गर्म आ जाएगा तो ये तो नाश कर देगा। किसका? कफ का नाश नहीं करेगा, लेकिन बात का नाश करेगा। कफ का क्या करेगा? प्रकोप कर देगा। कफ का क्या करेगा? प्रकोप करेगा। समझ रहे हैं? कफ का ये प्रकोप करेगा सन्निग्धता के साथ में, और गर्म के साथ में रुक्षता आ जाएगी तो नाश कर देगा। किसका? कफ का। तो 3 कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा कफ से संबंधित, ये आपको समझना चाहिए, है ना। इसके बारे में मैंने दोष कफ अध्याय में मैंने बता दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, है ना। तो कफ के संचय, प्रकोप और शमन का क्या है नियम? तो संचय में ये है कि आपका जो है सन्निग्ध चीज़ें ठंडी होनी चाहिए तो संचय हो जाएगा, जो क्या होता है शिशिर ऋतु में हो जाता है। और प्रकोप का क्या नियम है? तो सन्निग्ध जो चीज़ें हैं वो बस गर्म हो जाए, सन्निग्ध जो चीज़ें हैं गर्म हो जाए, तो ये प्रकोप यानी कि निकलने लगेगा बलगम, है ना। और यदि क्या है कि अगर गर्म के साथ में रुक्ष लगा देंगे तो कफ का शमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो शिशिर ऋतु में शीत की अधिकता कारण जो है कफ दोष संचय हो जाता है। संचय होने का कारण यही है कि शीत और सन्निग्ध से संचय हो जाता है। और कफ दोष बसंत ऋतु में सूर्य के किरणें से वो चिकनाई जो है जो जम गया था, तो सूर्य के किरणें से, चूँकि अब स्प्रिंग सीजन में और भी ज़्यादा जो है सूर्य की किरण आने लगती है ना विंटर की अपेक्षा, और ये आदान काल में भी वैसे भी आता है, तो किरणों से संतप्त होकर पिघलने लगता है, जिससे पाचक अग्नि मंद पड़ कर अनेक प्रकार के प्रतिसाय रोगों को उत्पन्न कर देता है। पिघल करके क्या होता है कि बाहर निकलने लग जाता है, बाहर भी निकलता है और पूरे शरीर में भी इसका प्रभाव पड़ता है और रोगों को उत्पन्न करता है। इस ऋतु में कफ दोष को शीघ्र निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। इस ऋतु में कफ दोष प्रकोप इसको कहते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु में क्या कहते हैं? कफ दोष प्रकोप। क्यों प्रकोप हुआ? क्योंकि गर्मी पड़ी। शमन कब होगा? जब रुक्षता आएगी और सन्निग्धता जाएगी, रुक्षता आएगी और गर्मी पड़ेगा, जो ग्रीष्म ऋतु में होती है संभव। ठीक है, तो इस प्रकार से तो प्रतिसाय आदि रोगों को उत्पन्न कर देता है। इस कारण से बमन तथा रुक्ष नस्यों का प्रयोग करें। नाक में नस्य कर सकते हैं रुक्ष चीज़ों का, है ना। यहाँ पे घी का नहीं करना है ना। हमने कहीं देखा, किसी ने कोई पूछा था, है ना, जिसमें ये बता दिया कि नाक में घी डालो। अभी तो बिल्कुल नहीं डालना है नाक में घी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना डालें। किसको डालना चाहिए? एक तो जन्म प्रकृति जिनकी कफ की है उनको तो बिल्कुल नहीं, या वर्तमान में समस्या है कफ की उनको बिल्कुल नहीं घी। उनको क्या डालें? उनको सरसों का तेल डालें, क्योंकि ये क्या है जी? सरसों का तेल उष्ण है, उष्ण है, सन्निग्ध तो है लेकिन उष्ण है। और वैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ज्योतिषमती, मलकांगनी का तेल, ये भी डाल सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे तेल बनते हैं, है ना, उसका डाल सकते हैं, जो थोड़ा तीक्ष्ण विरेचन हो, तीक्ष्ण होनी चाहिए थोड़ा, षड्बिंदु तेल, ये डाल सकते हैं। तो लेकिन घी का नहीं जी, घी का डालेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कफ दोष। ठीक है, तो बमन तथा रुक्ष रस्यों का प्रयोग करें। और बताया जो गया है हेमंत ऋतु, शरद ऋतु में क्या होता है, हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में, अर्ली विंटर और विंटर सीजन में जो कफ क्या संचय हो गया है, संचय होने का कंडीशन था उस समय कि वातावरण में ठंडा था और आपने सन्निग्धता चीज़ें खाई, इस कारण से संचय हो गया। लेकिन सबका नहीं हो सकता। यदि आप बचना चाहते हैं तो चिकनाई चीज़ें गर्म करके खाएं, तो संचय बिल्कुल नहीं होगा। संचय होने का कारण ही होता है
है ना। संचय होने का कारण ही होता है कि आपने ठंडी चीज़ें खा ली, सनी चीज़ें ठंडी चीज़ें खा ली हैं, तो संचय होगा तो प्रकोप तो होना जरूरी है। तो संचय होने के बाद प्रकोप हो जाता है, जब संचय ही नहीं हुआ तो प्रकोप नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से बताया गया यहाँ पे। तो बसंत ऋतु में प्रकोप हो जाता है, इसको निकालने के लिए आपको बमन विरेचन करनी चाहिए, बमन करनी चाहिए विशेष रूप से। बमन क्रिया क्या होती है, तो ये पंचकर्मा आप सभी जानते ही होंगे, वैसे मैं बताऊंगा भी, है ना। पढ़ाएंगे भी पंचकर्मा और करवाएंगे भी प्रैक्टिकल चीज़ें। तो तीक्ष्ण विरेचन बमन कराना चाहिए। बमन 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 क्या है, तो विशेष रूप से अमाशय शोधन इससे होता है। वैसे पूरे शरीर का शोधन होता है, लेकिन कफ और पित्त के लिए बहुत ही अच्छा क्रिया है बमन, यानी वोमिटिंग। लेकिन ऐसा नहीं करवा लेना है, उंगली डाल डाल के पानी पी के उंगली डाल लेना है, ऐसे नहीं, इसको नहीं कहते हैं बमन। बमन मतलब होता है कि जब तक आप अपना जो है शरीर का जो है देख करके प्रकृति के अनुसार घृत पान करवाना है, घृत पान करके अभ्यंग शोधन करना है, मैंने पूर्व कर्म करना है, तब बमन कर्म करना है। ठीक है, तो बमन कर्म करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि कफ निकलता है अच्छे से। और रुक्ष औषध का प्रतिदिन नस से लें, नस से लें। किसका, तो रुक्ष औषध का, रुक्ष औषध जो ड्राई, यहाँ पे चूरन आदि हो सकता है ना, यहाँ पे चूर्ण हो सकता है ना। घी तेल का बहुत कम, लेकिन घी भी डाल सकते हैं, घी नहीं मतलब तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल लिया जा सकता है जी। और यहाँ पे बताया गया है रुक्ष स्नेह रहित, यहाँ पे जो है घी नहीं खाना है। पर किसके लिए, सभी के लिए, तो हाँ आम आदमी के लिए। लेकिन मान लीजिए कोई समस्या है किसी को, जैसे बात के रुक्ष गुण वाले, पहले ही रुकता है, तो इसको दे सकते हैं, इसको कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, दूध घी तो वैसे सालों भर बताया ही गया है खाने के लिए। लेकिन कफ वाले नहीं, जन्म प्रकृति जिनकी कफ की है, उनको नहीं सेवन करना है इस महीने में घी तेल। तेल तो प्रयोग करना है, लेकिन कौन सा, यहाँ पे सरसों का तेल प्रयोग करना है, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है। नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल ठंडा होता है, तिल का तेल खाया नहीं जाता है, और आपको जो है घी नहीं खाना है। तो क्या बच गया, एक सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल खाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये प्रयोग करनी चाहिए, वो भी पीली वाली। ठीक है, तो लघु शीघ्र पचने वाला रुक्ष यानी कि गर्म भी होनी चाहिए, तो ऐसे सरसों का तेल है। और व्यायाम करना चाहिए, उबटन रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए, दंड बैठक कर सकते हैं, व्यायाम करें मतलब इस ऋतु में, क्योंकि कफ है ना, जिससे बढ़ा हुआ कफ दो शांत हो जाए। और इस ऋतु में जो है धूमपान कबल ग्रह का विधान है, इसके बारे में ऋतुचर्या अध्याय बताएंगे, धूमपान कैसे करते हैं। धूमपान मतलब स्मोक थेरेपी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो स्मोक थेरेपी करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से है। इसके बाद जो है स्नान करें, और यहाँ पे जो है कपूर अगरू चंदन इस पर लगाने के लिए बताया गया है। और खाने में क्या खाएं, तो भोजन में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, भोजन में पुराने जौ किसका प्रयोग करना है, इस ऋतु में जौ खाने चाहिए जी, बसंत ऋतु में। क्यों खाने चाहिए बसंत ऋतु में, क्योंकि बसंत ऋतु में खाएंगे, क्योंकि जौ रुक्ष होता है, तो सनिग्धता चीज़ें का नाश करेगा, कफ का नाश करेगा। तो जौ सेवन करनी चाहिए, गर्मा गर्म जौ की रोटियां खाएं, और गेहूं की रोटी, लेकिन पुराने नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि गेहूं आ गई है अब, है ना, मान चलिए कहीं कहीं आ भी गई, कहीं कहीं 10-15 दिन में आने लगे, तो क्या है कि अगर गेहूं नया नया खाएंगे तो नुकसान करेगा, क्योंकि मधुर होगा वो, है ना। और मधुर क्या होगी, और सनिग्ध होगी, तो क्या करेगा, ये तो कफ का प्रकोप कर देगा, और भी ज़्यादा समस्या बढ़ा देगा। तो इस कारण से सबसे ज़्यादा सालों भर की अपेक्षा जो सबसे ज़्यादा जो है डायबिटीज़ रोगी जो परेशान होते हैं, समझ रहे, डायबिटीज़ रोगी जो परेशान होते हैं, वो बसंत ऋतु में होते हैं। क्यों होते हैं, इसका एक सिंपल रीज़न है कि इस ऋतु में कफ प्रकोप होता है। और इस ऋतु में जो है लोग तो वही है, डॉक्टर वही बता रखे हैं कि गेहूँ चावल बंद कर देनी है जी, और रोटियां खानी है आपको, गेहूं की रोटियां खानी है। और लोग तो ये भी करते हैं कि नए नए गेहूं आ जाता है, इसको खाते हैं। तो शुगर का कारण तो यही है। डायबिटीज़ लोगों को क्यों है, क्योंकि डायबिटीज़ लोगों को इसलिए है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हमें गेहूँ कितने ऋतु पुराना खाना चाहिए। लोग नए गेहूं खाने लग जाते हैं, नए चावल खाने लग जाते हैं, नए अनाज का सेवन करते हैं, तो इस कारण से डायबिटीज़ है। केवल चीनी एक कारण नहीं है, केवल चाय एक कारण नहीं है, कारण ये है, ठीक है, कि नए अनाजों का सेवन कर रहे हैं। तो नए अनाज का सेवन बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये आम आदमी के लिए भी है और रोगी के लिए तो है ही। तो वैसे तो रोगी के लिए गेहूं भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि है ना,
जौ खानी चाहिए रोगी को, डायबिटीज़ पेशेंट को। बाकी जो स्वस्थ हैं वो नया गेहूँ बिल्कुल ना खाएं, पुराना गेहूँ ही खाएं। तो इस ऋतु में जौ खाएं, गेहूँ की रोटी लेकिन पुरानी खाएं, है ना। मधु का सेवन करें, मधु शहद का सेवन करें इस ऋतु में, ठीक है। और बताया गया है कि इस ऋतु में शहद का सेवन क्यों खाना चाहिए, बताइए शहद क्यों खाना चाहिए? ये तो मीठा है, क्यों खाना चाहिए फिर शहद? तो शहद के बारे में बताएंगे तब ना, इसके बारे में तो बताना पड़ेगा। सिंपल बता देता हूँ, फिर मैं किसी दिन टॉपिक बना के लाएंगे। हाँ, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो है रुक्ष है, तासीर में ठंडा है ये है, लेकिन ये रुक्ष है, तो इस ऋतु में रुक्ष ही तो खाना है। कफ की चिकित्सा तभी संभव है जब रुक्षता आएगी, ठीक है। तो रुक्ष चीजें खाएं, शहद रुक्ष है, इसलिए बलगम वाले खांसी में क्या करते हैं जी, शहद लेते हैं। लेकिन क्या किसी को देखा है आपने कि किसी को सूखी खांसी है और शहद खा रहे हैं? बहुतों को देखा होगा, बस खांसी के नाम पे ही शहद दे दिया जाता है। और दवाइयों के साथ में तो आम है, ये दवाइयाँ जी आपको जो है खाली पेट ये दवाइयाँ हैं, शहद मिला के चाटना है, सूखी खांसी भी, तो ये गलत है। शहद कहाँ देना है? बलगम वाली खांसी में। सूखी वाली खांसी में क्या देना है? कल मैं शिविर कर रहा था तो जो अध्यक्ष था उनको अचानक खांसी उठी, अचानक, क्योंकि बोलते बोलते, क्योंकि बहुत बड़ा जो है शिविर था और मतलब क्या है कि 1-2 महीने से तैयारी कर रहे थे गांव वाले। तो कल बहुत ज़्यादा जो भाषण वगैरह दिया तो क्या है गला सूख गया। तो गला सूखने के कारण जो है अचानक से मतलब क्या है कि खांसी उठी, तो हमारे पास आया, तो मैंने सप्तग्नि जो है घी के साथ सेवन करवाया, तो खांसी रुक गई। क्योंकि ये वैसे तो दोषज नहीं था, लेकिन आगंतुक था, तो अचानक किसी को खांसी उठ जाती है। एक बार मेरे को भी हुआ था, शिविर ही में ही था पिछले साल, तो अचानक खांसी उठ गई। तो अचानक खांसी हुई तो फिर क्या है कि एक जो है एक ही पुड़िया, मतलब ये सप्तग्नि, उस समय घी नहीं था, तो चूँकि गाड़ी में बैठ गया था, तो अचानक उठी। और जब सूखी खांसी उठती है तो लगातार मतलब कि खांसी होती है, लगातार होती है। सूखी खांसी का पहचान है, लगातार हो जाएगी, क्योंकि वातज खांसी इसको कहते हैं। सूखी खांसी, वातज, वायु मतलब क्या है मतलब मूवमेंट, तो लगातार मतलब कि खांसी होती है, रुकती नहीं है। एक बार खांसना शुरू हुआ तो 10-20 बार लगातार आते, परेशान हो जाते हैं। तो एक घुट पानी से ले सकते हैं, या फिर घी मिल जाए। घी कैसा? गर्म होनी चाहिए, थोड़ा ठंडा रहेगा नहीं काम चलेगा, तो घी या दूध ही मिल जाए तो आपका जो है सूखी खांसी ठीक हो जाता है। और शहद कब देना है? जब बलगम वाली खांसी हो। तो सिंपल ये सब चिकित्सा है, देखिए ये सब सिद्धांत है, आपको कैसे चिकित्सा करना है। तो किसी को सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, तुरंत आप ठीक कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बस या तो घी देना है या तो शहद देना है ना। जैसा कि भागवत ऋषि ने पहले अध्याय में बहुत कुछ कहा है। आप अष्टांग हृदयम का प्रतिदिन आप एक अध्याय पढ़िए, बस उसका नाम है आयुष्कामी अध्याय। ये अध्याय को आपने जितने बार पढ़ लिया, 100, 200, 500 बार, 1000 बार पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए पहला अध्याय को। इससे क्या होगा कि पूरा जो है आपको समझ में आएगा कि अष्टांग हृदय में क्या हो सकता है। पहला अध्याय इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया तथा तैलम घृतम मधु, 3 दवाई बताई है, 3 दवाई बताई है, सिंपल। तथा तैलम घृतम मधु, वात के लिए तेल, पित्त के लिए घी और कफ के लिए शहद। कितना सिंपल। मैंने कोई भी दवाइयाँ हो, दवाइयाँ कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन लगा दीजिए, वात के साथ घी लगा दीजिए, पित्त के वात के साथ तेल लगा दीजिए, या घी भी लगा सकते हैं रुकते तो, और पित्त के साथ घी लगा दीजिए, और कफ के साथ में शहद लगा दीजिए। कोई भी बीमारी हो ये लगा ही दीजिए दवाई के साथ में, ज़्यादा काम करेगा। तो सूखे खांसी में क्या लगाना है जी? दवाइयाँ कुछ भी दीजिए, चाहे वही दवाइयाँ दीजिए, लेकिन आपको घी लगा देना। जैसे सूखी खांसी होता है, मैं एक ही दवाई देता हूँ सप्तग्नि, बस उसको घी के साथ दे देते हैं। और बलगम वाले भी खांसी होती है, वही दवाइयाँ रहती है सप्तग्नि, बस शहद के साथ दे देते हैं। अनुपान भेद से जो दवाइयाँ देने सीख जाएंगे तो आप 50 दवाइयों में ही सारे बीमारी का इलाज करने लग जाएंगे। अनुपान भेद से दीजिए, औषध काल सेवन भेद से दीजिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो शहद का सेवन क्यों करें इस ऋतु में? क्योंकि शहद होता है ठंडा तो है, लेकिन कटु विपाक भी है, और ये रुक्ष है, तो इसलिए शहद का सेवन करें, ठीक है जी। ये बताया गया है। तो ये है। अब हम पढ़ते हैं इस ऋतु में क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। बसंत ऋतु में अपथ्य, ये पढ़ दीजिए, क्या नहीं खानी चाहिए। इस ऋतु में गुरु, देर से पचने वाले भक्ष्य पदार्थ, शीतल पदार्थ, दिन में सोना, स्निग्ध,
घी तेल से बने हुए खाद्य पदार्थों, अम्ल तथा मधुर रस प्रदान पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि ये सभी कफवर्धक होते हैं। ना करें, सेवन ना करें। ठीक है, ठीक है जी, ये हाँ, ना करें, बिल्कुल ना करें। बसंत ऋतु में बताया गया है कि मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस, ठीक है। कौन कौन से रस? रस ही तो याद रखने हैं, फिर महाभूत समझ में आ जाएगा। यानी कि जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान औषध सेवन ना करें, मधुर, अम्ल, लवण पदार्थों का सेवन ना करें, और देर से पचने वाले चीज़ों का सेवन ना करें। इससे क्या होगा? देर से पचने वाला सबसे पहला चीज़ क्या है? ये दही, अभिसंधि, है ना। तो अभिसंधि चीज़ों का सेवन ना करें, है ना। इससे क्या होगा कि कफ का प्रकोप हो जाएगा, कफ से संबंधित समस्या हो जाएगी। जैसे कल हमारे पास अभय जी का फोन आया कि हमारा भाई जो है दही खा लिया रात को, और क्या दही खा लिया और नींबू ऐसे कुछ कुछ बता रहे थे। सुबह में ही पूरे हाथ शरीर में दर्द हो गया, उंगलियां वगैरह सूज गई। तो ये क्या था? अभिसंधि। दही क्या है? देर से पचने वाले भक्ष्य पदार्थ है, शीतल चीज़ें हैं, वो भी रात को पहले ही मना किया था, लेकिन खाते हैं लोग तो बीमार पड़ते हैं, तो फिर कुछ कुछ समस्या होती है। तो यही समझना है। तो यदि आपको लगता है कि हमें बीमार नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना चाहिए, तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं, एक बार खा लेते हैं, बीमार पड़ेंगे, फिर दवाई खाएंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। इसमें आप हमसे संपर्क करिएगा, मैं आपको चिकित्सा बता दूंगा, आप गलतियाँ करिए, ठीक है। तो ये तो है ही, इसीलिए तो हूँ मैं। डॉक्टर तो इसीलिए होते हैं ना। तो ऐसी बात नहीं है, हमारा उद्देश्य पहले ही बता देना, हमारा उद्देश्य पहले ही बता देना, लोगों को जानकारी दे देना कि आप खाओ ही मत, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो क्या ज़रूरी है रात को दही खाना? क्या ज़रूरी है? हमारे तो क्या है कि हमें तो क्या है कि कहते हैं, मतलब कहीं जाते भी हैं तो ऑफ़र मिलता है कि भाई जी दही दे दें, भाई जी मट्ठा दे दें, लस्सी दे दें, रात को मना कर देते हैं, नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है खाएंगे कल अगले दिन बीमार पड़ेंगे। या नहीं बीमार पड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि खाते चले जाएंगे, इससे क्या है कि अल्पायु तो हो जाएंगे ना, कम से कम शरीर पे तो प्रभाव पड़ेगा ना, साइड इफेक्ट तो पड़ेगा। जो हम 100 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे। तो इसलिए अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, आयु के संरक्षण के लिए भी ये उपाय करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बीमार पड़ रहे हैं जी तो हम खाएंगे, हम चीनी खाते हैं, कुछ नहीं है हमें, चीनी खाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चीनी खाइए, है ना, रात को दही खाइए। बेशक आप एक बार खाने से नहीं बीमार पड़ सकते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आपको शीतल चीज़ें नहीं खानी है, दिन में नहीं सोना है, इस ऋतु मना किया गया। दिन में क्यों नहीं सोना है? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि कफ का प्रकोप, दिन में सोने से कफ बढ़ता है, सोने से ही कफ बढ़ता है, और दिन में सोने से बहुत बढ़ता है। इसलिए जो मोटा व्यक्ति है उसको दिन में नहीं सोना है, कभी नहीं सोना है, कोई भी ऋतु हो नहीं सोना है, दिन में नहीं सोना है, ग्रीष्म में भी नहीं सोना है। लेकिन सो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बसंत ऋतु में तो नहीं, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु में तो नहीं, क्योंकि इससे कफ बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगी। तो इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक किसी को नहीं सोना है, चाहे सुबह का हो चाहे रात का हो। अगर कोई व्यक्ति मोटा भी है ना तो उसको रात को देरी से सोना चाहिए, नियम है ये। लेट से सोइए, 11 बजे सोइए, और सुबह में 6 बजे से पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि कफ काल में यदि आप कफ बढ़ाने वाला आहार विहार करेंगे तो आपको नुकसान करेगा। कफ बढ़ेगा, पहले तो वातावरण ऐसा है और ऊपर से आप आहार विहार ऐसा कर रहे हैं, तो सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक विशेष ध्यान रखना है कफ वाले के लिए। ये गुजर गया तो सही है। इस काल में जो है विशेष रूप से जो है कफ वर्धक आहार विहार को बंद करना होगा। 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक ना सोएं, इससे कफ बढ़ जाता है। और इस समय में मधुर अम्ल लवण चीज़ों का सेवन ना करें। तो 10 बजे तक भोजन ना करें तो सही है, कफ वाले 10 बजे की बात करें, 11 बजे करें, लेट से करें, मतलब सोएं भी लेट से, 11 बजे तक सोएं। कफ काल में कफवर्धक आहार विहार चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे कफ अच्छे हो जाएंगे। और जिनको कफ बढ़ाना है इनको इसी काल में जो है सो जाना चाहिए। तो क्या सुबह भी सोए रहना चाहिए क्या? इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या है कि हाँ, रात्रि को जो है 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए, बात वाले के लिए।
और सुबह उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए, उठ तो जानी चाहिए, लेकिन विलम्ब भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बात वाले हैं, चलेगा, है ना, लेकिन उठ ही जानी चाहिए वैसे तो सभी को। तो बसंत ऋतु में 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में विशेष रूप से जो है दिनचर्या का पालन करनी है, क्योंकि ये तो ऋतु काल के अनुसार भी आपका कफ प्रकोप है, और यदि दिनचर्या के आधार पर भी प्रकोप हो जाएगा तो समस्या है। तो इस ऋतु में मधुर अम्ल लवण चीज़ों का सेवन नहीं करना है, कम से कम करना है। अब आता है कि बसंत ऋतु में निषिद्ध आहार क्या है, तो मैंने बता ही दिया है, मधुर अम्ल लवण चीज़ें नहीं खाना है, घी तेल नहीं खाना है, तेल में सरसों का तेल खाना है। जैसे अब है ना, आप धीरे धीरे सरसों का तेल खाना शुरू करिए, कफ वाले घी चीज़ें नहीं खाइए, और नारियल तेल भी नहीं खाइए, तो आपको सरसों का तेल खाना है। और मस्टर्ड ऑयल, मधुर रसों का सेवन कम करना है, दिवा स्वप्न वर्जित है, दिन में नहीं सोना है, ठीक है, ये बताया गया है। और सेवनीय आहार क्या है, तो पहला है व्यायाम करना, व्यायाम करिए, कुछ कफ वाले को व्यायाम करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मतलब जो आप दवाई लेंगे उस उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको व्यायाम करनी चाहिए, शरीर को थोड़ा से उष्णता मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए भी रुक्षता आएगी, व्यायाम करने से रुक्षता आती है, ठीक है, उष्णता आती है, रुक्षता मिलती है, तो हो गया कफ का इलाज। तो व्यायाम करनी चाहिए, और बसंत ऋतु में बिल्कुल करनी चाहिए, और 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में करिए, 6 बजे करिए तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद जो है आपको जो है उपटन, ये पहले लाइन पूरा पढ़ दीजिए कोई भी साथी, फिर हम बताते हैं। सेवनीय आहार विहार, वैद्य शंभुनाथ जी पढ़िए ना जी। पढ़िए। बसंत ऋतु में व्यायाम, कसरत करना, उबटन, धूम्रपान, कवल धारण, अंजन लगाना, गुनगुने जल से स्नान करना चाहिए। इनसे स्वास्थ्य लाभ होता है। चंदन, अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करना चाहिए। पुराने जौ, गेहूं, सरद, खरगोश और हरिण, लावा तथा सफेद तीतर के मांसों का सेवन करें। चलिए रहने दीजिए, मैं इसे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शरद ऋतु में व्यायाम करें, तो जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करते हैं वो व्यायाम करेंगे जी। जिनको कफ की समस्या है ना, जिनकी जन्म प्रकृति या विकृति कफ की है, इनको व्यायाम करना है। पौन घंटा 1 घंटा व्यायाम करिए, हल्का व्यायाम करिए लेकिन करिए, ठीक है। इसके बाद उपटन मतलब क्या है कि रुक्ष पदार्थों से जौ अपने क्या करना है, पीस लेना है आटा की तरह। तो देखिए विशेष रूप से अशोक कुमार जी के लिए मैं बता रहा हूँ, और इनके लिए नरेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए, इनको कफज है ना। तो आप क्या करें, सुबह सुबह कसरत करें, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, और इसके बाद जौ रगड़ रगड़ के नहाएंगे। समझ रहे हैं, जौ रुक्ष हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए लाभदायक है जी, ठीक है। और धूमपान, थोड़ा स्मोक थेरेपी लीजिए, ठीक है, लेकिन वो बीड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा अलग है, मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से क्या लेनी चाहिए। नाक से जो है लिया जाता है, मुख से छोड़ देना है, ठीक है, नाक से खींचना है धुआं, मुख से छोड़ देना है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वैसे आप बीड़ी भी पीते ही होंगे, है ना। और इसके बाद है कवल धारण। कवल धारण क्या है, इसको तो फेमस ही कर दिया है कवल धारण को। कवल धारण मतलब वाइल पुलिंग, इसको अंग्रेजों ने नाम बदल दिया कवल धारण को। आयुर्वेद में कितना अच्छा शब्द था कवल धारण, और अंग्रेजी में आ गया है वाइल पुलिंग। वाइल पुलिंग ये क्या होता है, तो सरसों का तेल को या मेडिकेटेड तेल को, घी को गर्म कर लीजिए, हल्का सा गर्म किया जाता है। मैं तो ज़्यादा आपको कहूँगा सरसों का तेल, इससे दांत भी बहुत बढ़िया साफ होते हैं। हल्का गुनगुना कर लीजिए और मुख में डाल लीजिए, और पूरा भर लीजिए मुख, इतना भर लीजिए कि इधर उधर भी ना आ जाए, भर लीजिए और रखे रहिए। जब तक रखे रहिए जब तक आपके आँख से आंसू ना आ जाए, नाक से पानी नहीं आ जाए, तब तक रखे रहिए। या ऐसा भी होता है कई बार कि ये जो होता है मुख दर्द में, मतलब मुंह दुख जाता है ज़्यादा देर तक रखना, तो मैं तो कहूँगा 5 मिनट तो कम से कम रखें, और इसके बाद फेंक दीजिए। इसके बाद क्या है, उसे फेंक देना है, जो तेल है ना, इसके बाद फेंक देना है पूरा। इसके बाद जो है दांत उंगली से रगड़ के दांत दिखिएगा, इतना अच्छा। और चेहरे पे
मैं तो कई बार करता हूँ तो एक एक दिन में रिजल्ट मिल जाता है इसका, इतना अच्छा रिजल्ट है। एक तो दांतों उतों की कोई समस्या रहेगा, मुख से समझने से ठीक हो जाएगा। ठीक है। अभी वैद्य महेंद्र जी का आया था फोन कि क्या करें, एक कोई पेशेंट है ना, जिनके मुख में छाले, क्या करना है, दूध है, कच्चा दूध या फिर ठंडा पड़ गया हो दूध, वो दूध को मुख में डाल के 5 मिनट धारण करवाना है, इसके बाद फेंक देना है। यही दिन में 2-3 बार कराना है ना। और जो करंज का जो दातुन होता है उससे जो दातुन करवाना है। कोलगेट चाय वगैरह बंद करवा देना है, कोलगेट से जो अपना ब्रश वगैरह करते हैं वो बंद करा देना है, चाय बंद करवा देना है, कोल्ड ड्रिंक बंद करवा देना है, जितने भी केमिकल चीज़ें हैं जा रही है बंद करवा देना है। और इसके बाद जो है करंज का जो है दातुन करवाना है। और दूध का जो है बॉयल, इसको कहेंगे मिल्क पुलिंग, है ना, ऑयल तो नहीं। अगर ऑयल पुलिंग करना है तो फिर नारियल का तेल। इनका भी फोन आया भारत भूषण जी का कि उनकी छोटे गुड़िया है जिनको जो है मुंह में छाले पड़ गए, तो क्या करना है, ऑयल पुलिंग करिए या मिल्क पुलिंग करिए, ये करना चाहिए। गुरुजी मिल्क किसका, गाय का रहेगा? हाँ, गाय का या भैंस का भी चलेगा। ठंडा या गरम? ठंडा ही रहेगा, दूध को गर्म ठंडा, नहीं ठीक। करना है। दूध को अगर ठंडा है तो ठंडा ही रहने दीजिए, ताज़ा है तो ताज़ा ले लीजिए, है ना। नहीं तो फिर क्या है कि गर्म अगर आपने कर दिया है तो ठंडा ही होना चाहिए, ठंडा रहेगा तो काम करेगा ये। ठीक है। ठीक तो ऑयल पुलिंग और मिल्क पुलिंग और त्रिफला के काढ़े से अपना कुल्ला वगैरह करवा दे, हो जाएगा ठीक रोगी जीभ में जो समस्या है। तो कबल धारण मतलब ऑयल पुलिंग जी, ठीक है, ये करना चाहिए बसंत ऋतु में। तो अभी सरसों का तेल का विशेष रूप से मैं ज़्यादातर रोगी को सरसों तेल से करवाता हूँ ना, तो एक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मुख का दुर्गंध वगैरह अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। मुख में दुर्गंध आ रही है, दांतों वगैरह कोई भी समस्या ठीक होता है, करानी चाहिए इसे। और पुराना जौ गेहूं का सेवन करना है। और आपको जो है इस ऋतु में जो है शराब वगैरह का भी सेवन कर सकते हैं। महुआ से बना, देखिए यहाँ पे आया है कि महुआ के रस से बनी शराब, महुआ का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीक्ष्ण होता है ना, तो कफ को ठीक करता है जी। तो इस ऋतु में जो है सेवन कर सकते हैं, वो भी देसी वाला, ठीक है। अब जो है शॉर्ट में मैं बता देता हूँ बसंत ऋतु में क्या बताया मैंने, कि इस ऋतु में क्या होता है, कफ प्रकोप हो जाता है, क्योंकि हेमंत और शिशिर ऋतु में, शीत ऋतु में संचित हो जाता है। तो बसंत ऋतु में सूर्य को किरणों से पिघल कर कफज विकारों को उत्पन्न कर देता है, मंदग्नि भी करता है, इसलिए कफ जो होता है ढक देता है ना अग्नि को, इसलिए हो जाता है। तो इसलिए कफ नाशक कर्म करना चाहिए, इसलिए आपको पूर्व कर्म करके वमन कर लेनी चाहिए, वमन करवानी चाहिए। और नस्यक्रम करनी चाहिए, है ना, रुक्ष और लघु भोजन लेनी चाहिए, व्यायाम जरूर करनी चाहिए। उद्वर्तन मतलब क्या है कि रगड़ करनी चाहिए अपने शरीर को जौ आदि से, है ना। और पुराना गेहूं का सेवन करनी चाहिए जी। और आप शराब का भी सेवन, दारू का सेवन, देसी दारू का सेवन कर सकते हैं। ये केवल बीमार व्यक्ति के लिए हो सकता है, कफत जिनको समस्या है उनके लिए भी हो सकता है, और बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति भी करेंगे तो नुकसानदायक नहीं होगा, ठीक है। और इस ऋतु में आपको शीतल, गुरु, संदिग्ध चीज़ें ना करें, दिवा स्वप्न ना करें, और मधुर अम्लवन चीज़ों का त्याग करें जी, ठीक है। तो ये जो था आज मैंने आपको संक्षेप में ही कहिए कि आपको जो है बसंत ऋतु बताया। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, अभी आप समझे बेसिक है ये, इस ऋतु के बारे में मैंने बेसिक बताया, डिटेल तो कई क्लास हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो अभी संक्षेप में मैं चल रहा हूँ ऋतु में, ठीक है, क्योंकि अभी जो है कोर्स को आगे भी बढ़ाना है, थोड़ा धीरे चल रहा है, ठीक है जी। तो बसंत ऋतुचर्या आज अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे ग्रीष्म ऋतु, है ना। बसंत हो गया, ग्रीष्म ऋतु यानी अदान काल का तीसरा ऋतु, ठीक है। तो आज हमने 2 ऋतु, अब तक 3 ऋतु कंप्लीट कर लिया। पहला हमने हेमंत ऋतु पढ़ा, ये अदान काल के 3 ऋतु कंप्लीट किए। अग्निगुण प्रधान 3 ऋतु कौन कौन से हैं, तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके शिष्य ऋतु से। तो अदान काल ऋतु यानी कि अग्निगुण प्रधान ऋतु, शिष्य ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु पढ़ लिया। अब हम कल से पढ़ेंगे विसर्ग काल का ऋतु है, तो वर्षा, हाँ यहाँ पे ग्रीष्म नहीं अभी कंप्लीट हुआ है, तो ग्रीष्म कल पढ़ेंगे, और आगे सभी ऋतुओं के बारे में पढ़ लेंगे, संक्षेप में जान लेंगे फिर, ताकि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। अपना जो है प्रकृति वगैरह निकालना सीख जाएं, और जो आपके जो पेशेंट होंगे या आप होंगे तो आप जो है उसी के अनुसार पालन करेंगे जी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। आप कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। हाँ जी।
अब कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, देर ना करें। हेलो। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ आप जो ऋतु पढ़ाते हैं ना, जी। जैसा हेमंत है, शिशिर है, जी जी। तो इसके साथ में थोड़ा अंग्रेजी का भी ये कौन से महीने में आता है, तो थोड़ा कंसेप्ट बहुत क्लियर होते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। इसके लिए जी जो है जी ना जी पुराने जो है ये जो है पीडीएफ आज का जो टॉपिक भेजा है ना, इसमें ये देख लीजिएगा। देखिए जी। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना, ग्रीष्म ऋतु यानी कि बैसाख जेठ अषाढ़ हिंदी महीना भी, और अंग्रेजी में देखिए अप्रैल मई जून, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी कैलेंडर में डिफरेंस हो जाते हैं ना हर साल, मतलब आगे पीछे होते रहता है, लेकिन इसी के आजू बाजू रहेगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु मतलब अप्रैल मई जून, या फिर मई और जून, ऐसा ही ज़्यादातर होगा, ज़्यादातर मई और जून आता है। ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ है, देखने, ये तो पढ़ने के, है ना, आपको पढ़ना चाहिए। ये देख लीजिए, देखिए संचय ग्रीष्म ऋतु मतलब अप्रैल मई या मई जून, ऐसा ही कुछ आसपास मानना है। वर्षा ऋतु मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऐसा इधर आसपास में ही रहता है। देखिए आगे पीछे तो होता ही है, भारत के पूर्वी या पश्चिमी इलाकों में हो जाता है ना, ये तो भारत इतना बड़ा देश है, तो आगे पीछे तो ऋतु होता ही रहता है। ठीक है, हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। जी राम राम। गुरुजी ये ऋतुचर्या में गुरुजी ये संधि काल क्या है? ऋतु का संधि काल भी तो होता है गुरुजी कुछ? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, वो हम बता देंगे। ऋतु संधि काल अच्छा। होता है, यहाँ तक कि केवल ऋतु संधि काल नहीं होता, बल्कि दिन में भी तो होते हैं संधि काल, वो भी तो आपको बताएंगे, है ना। दिन में संधि काल कब होता है अच्छा। बताइए? तो तीन बताइए है ना आपको, बात पित कब, 6 बजे से लेकर के 10 जी। बजे, 10 से 2 और 2 से 6 पुनः। तो 6 बजे संधि काल आया, 10 बजे आया, 2 बजे आया, फिर शाम को 6 बजे आया। तो इसी समय मैं दवाई देने के लिए कहता हूँ। हमारे ज़्यादातर दवाइयाँ क्या है जी, सुबह 6 बजे रहेगी, शाम को 6 बजे रहेगी, 10 बजे रहेगी, 2 बजे रहेगी, और इसके बाद जो है खाने के तुरंत बाद रहेगी, रात्रि को सोने के तुरंत सोने समय रहेगा। ऐसा ऐसा दवाइयाँ रहती है अपनी। संधि काल में दवाइयाँ देना है, संधि अच्छा। काल में देना है, बिल्कुल। तो हम सुबह 6 बजे दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, संधि काल ही बताएंगे, बिल्कुल, तभी महत्व आप समझ पाएंगे। औसत सेवन काल, वैसे तो मैं बता दूंगा, ऋतु संधि काल भी बता देंगे, बाकी औसत सेवन काल में मैं आपको संधि काल बताऊंगा। दिन में प्रतिदिन संधि काल हो रहा है, और ऋतु के अनुसार तो होता ही रहता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हमने आपको 3 ऋतुओं के बारे में, 3 ऋतुचर्या बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ग्रीष्म ऋतु की चर्या पढ़ेंगे। ठीक है, ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।